नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो 26 दिसंबर को इसकी से थर्ड शिफ्ट हुई थी, इसके क्वेश्चन मिल चुके हैं। अभ्यर्थियों ने भेज दिए हैं, तो इनको विस्तार से देखेंगे। आपके शिफ्ट में अपने शिफ्ट के मिला लें इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो ये थर्ड शिफ्ट के हैं, और अभ्यर्थी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो सवेरे ही इस शिफ्ट को देखते हैं। आराम से देख लेना अपने घर जाके, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं और रेलवे विभाग से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने अपने मित्रों को इसको शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये थर्ड शिफ्ट का 26 दिसंबर का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है CNG का फुल फॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि CNG का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। LPG का होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, ठीक है। ये आगे भी भविष्य में पूछा जा सकता है, आगामी जो शिफ्टें बची हुई हैं इसमें LPG का पूछा जा सकता है। तो इसका याद रखें, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। लगभग 30-35 क्वेश्चन हैं, तो इसमें जल्दी जल्दी बताएंगे। इसमें करंट के भी हैं कुछ और विज्ञान के भी हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। साल 1913 में आई भारत की पहली स्वदेशी फिल्म कौन सी थी, ठीक है। तो ये GS से हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र थी जो 1913 में आई थी, और ये पहली स्वदेशी फिल्म थी, लेकिन इसमें कोई आवाज़ नहीं थी। इसको मूक फिल्म के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी। तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगी, और दादा साहेब फाल्के द्वारा ये बनाई गई थी। और ये फिल्म के बारे में और भी जानकारी ले लें, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगामी सप्ताह में। आलम आरा पहली भारतीय बोलती फिल्म है जो 1931 में बनी थी। कब बनी थी? 1931 में। 1913 में कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र, जो बिना बोलने वाली थी, जिसको मूक फिल्म भी कहते हैं, जिसमें केवल चलचित्र दिखाए जा रहे थे, उसमें कोई आवाज़ नहीं थी। इसी बात आलम आरा आई, उसमें आवाज़ भी थी और ये इसमें चित्र भी दिखाए जा रहे थे। इसके बाद किसान कन्या भारत की पहली रंगीन फिल्म 1937 में आई। बोलने के बाद कितने 6 साल बाद बोलती फिल्म बनी आपकी 1931 में आलम आरा। 6 साल बाद कौन सी आई? आपकी किसान कन्या, जो रंगीन फिल्म थी 1937 में। माय डियर कुतिनांत, ये आपकी मलयालम फिल्म है। पहली 3D फिल्म 1984 में आई थी, ये मलयालम फिल्म है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है अगला क्वेश्चन, कौन सा है इसमें? ये वाला है कि कोशिका की खोज कब हुई, ठीक है। इसमें कोशिका की खोज पूछी थी। इसमें ये पूछा था कि जो आपकी मृत कोशिका है, इसकी खोज किसने की। तो इसमें देख लेते हैं दोनों। रॉबर्ट हुक ने 1965 में मृत कोशिका की खोज की थी। इसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका की खोज कब हुई थी, ठीक है। कोशिका की खोज आपकी कब हुई थी? तो ये 1665 हो जाएगा, और ये आपकी मृत कोशिका हो जाएगी। एंटोइन लुवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। मृत कोशिका की 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा, और 1674 में एंटोन वान लीवहोंग के द्वारा ये जीवित कोशिका की खोज हुई थी 1674। ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें देख लेते हैं कि रॉबर्ट हुक ने मृत पादप कोशिकाओं की खोज काय के टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखकर की थी। यौगिक सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया था। इन्होंने शैवाल स्पाइरोगाइरा नाम की पहली जीवित कोशिका को देखा था। किसने? जो जीवित कोशिका की खोज की थी। आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन करंट से पूछा गया था कि जो वर्तमान में सरकार है, उसमें आपकी भाजपा की कितनी सीटें आई थी लोकसभा 2024 के चुनाव में। तो इसमें आगामी में भी और आगे भी पूछी जा सकती हैं। तो ये ज़्यादातर जितने भी पार्टियों की सीटें हैं वो हम लाए हैं। तो भाजपा की पूछा था तो 240 हो जाएंगी। 240 जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा वो आपका सही हो जाएगा। और कांग्रेस की आपकी 99 सीटें आई थी। समाजवादी पार्टी की 37 सीट आई थी। तृणमूल कांग्रेस TMC की 29 सीट आई थी। द्रविड़ मुन्नेर कन्नड़ की
DMK की 22 सीटें आई थी, तेलुगु देशम पार्टी की TDP की आपकी 16 सीटें आई थी। तो इनको याद रखना है, भविष्य में ये भी पूछी जा सकती हैं आगे आगामी आगामी सप्ताहों में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और इसमें एक कोशिकीय जीव के बारे में पूछना था। जिन जीवों में केवल एक ही कोशिका होती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, कहा जाता है। एक कोशिकीय जीवों में कुछ उदाहरण ये रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ईक्स हो गया, एक ईस्ट हो गया, एक कोशिकीय शैवाल, यूग्लिना और प्रोटिस्ट। ये सब आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये अपना जो टुकड़ों में बट जाते हैं, कोई खंडन द्वारा कोई मुकुलन द्वारा, ये अपना एक अलग से टुकड़ों से नया जीव पैदा कर लेते हैं, इनमें निषेचन नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन आगे पूछा गया था। अगला है, जल में मिलाने पर OH माइनस आयन देता है। तो पानी में घुलने पर क्षार हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन उत्सर्जित कहता है। तो कौन सा हो जाएगा, क्षार हाइड्रोक्सिल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, pH स्केल में किसका आयन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोक्स OH माइनस आयनों की सांद्रता मापी जाती है। pH स्केल किसी घोल की अम्लता या क्षारता को मापने का एक संख्यात्मक मापा है। यह 0 से 14 तक होता है। 7 पर pH मान उदासीन होता है। देखिए, तो इस प्रकार से pH स्केल बना होता है, यहाँ पर 7 हो जाता है। जिसका भी pH मान आपका 7 होगा वो उदासीन हो जाएगी। इस स्तर पर अम्लीयता मापी जाती है और स्तर पे 7 के ऊपर क्षारीयता मापी जाती है। ठीक है, इस स्तर पर जिस 1 2 3 स्तर लिखे जाते हैं, यहाँ पर 14 तक होता है। तो यहाँ पर अम्लीयता हो जाएगी, यहाँ तक क्षारीयता, ये सब मापी जाती है इसमें। और इसमें जब 7 से ज़्यादा pH मान तो क्षारीय होता है और 7 से pH तटस्थ रहता है तो वो आपका उदासीन हो जाएगा। अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा, ये हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है करंट का, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 किसने जीता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये छठे संस्करण था, 19 से 31 जनवरी तक 2024 तक ये चला था। तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयम्बटूर में हुआ था। तो अभी पूछा गया था कि ये खेलो गेम किसने जीता था, इसमें पूछा जा सकता है कि ये कहाँ हुआ था। तो ये तमिलनाडु में हुआ था, 4 शहरों में हुआ था तमिलनाडु के। और इसमें देख लेते प्रथम इसमें कौन सा है, कौन सा राज्य रहा था। तो इसमें प्रथम कौन सा राज्य रहा था, प्रथम महाराष्ट्र राज्य रहा था। इसमें एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और रजत पदक, कुल मिला के 158 पदक जीते थे। दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर हरियाणा आया है इसमें। और इसमें क्या कहा गया है, महाराष्ट्र के गोल्ड आपको याद रखना है, इसके गोल्ड भी पूछ सकता है आगामी परीक्षाओं में। तो 57 गोल्ड हैं इसके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन, पानी, जब पर्याप्त पानी उपलब्ध होता है तो संरक्षक कोशिकाएं पानी को सोख लेती हैं। संरक्षक कोशिकाओं एवं रंध्र क्या होगा, कोशिका एवं रंध्र क्या होगा। जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो रक्षक कोशिकाएं पानी को सोख कर फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाती हैं। ठीक है, इसका यही आपका आंसर था, इसके रंध्र खुल जाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें निम्नलिखित के बारे में ये ऑप्शन दिया गया था, तो इसमें 4 ऑप्शन कहने थे आपके, इसमें जो भी ऑप्शन सही हो उसको कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन नहीं है। तो जितने भी अलैंगिक जनन होते हैं वो आपके एक कोशिकीय जीव में होते हैं। परागण और निषेचन अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन दिया था उसमें परागण और निषेचन अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण नहीं है। इसमें निषेचन के द्वारा या इसमें एक दूसरे नर और मादा मिलते हैं जब इसमें लैंगिक जनन होता है। और जो आपके एक कोशिकीय जीव हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब यूग्लिना हो गया, तो इसमें एक अलैंगिक जनन होता है, टुकड़ों में ये विभाजन कर लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रजनन के उदाहरण। अलैंगिक जनन में कुछ उदाहरण विखंडन, मुकुलन, वनस्पतिक प्रचार और रेणु जनक हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं,
इसमें कौन से उदाहरण, ये उदाहरण है, ये सब एक एक जो कोशिकीय है इनका विभाजन होता है मुकुलन विखंडन द्वारा। और इसमें उदाहरण है हाइड्रा, ईस्ट और सी स्टार जो आपकी मछली होती है, सभी आलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। आगे चलते हैं अगले पीडीएफ पर। तो अगला आ जाता है किसी जीव का खंड खंड होकर जनन किसका उदाहरण है? तो पुनर्जन्म का उदाहरण होता है। पुनरुद्भवन ऐसे लिख के आ सकता है आपके पेपर में, या पुनर्जन्म का उदाहरण होता है। पुनर्जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने शरीर को अंगों से नए जीव पैदा कर सकता है। प्लेनेरिया, हाइड्रा जैसे जीव, इनमें पुनर्जन्म या पुनरुद्भवन ये होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद अगला है धारावाहिक नाल का, ये क्वेश्चन पूछा गया था। धारावाहिक नालिका से क्वेश्चन पूछा गया था कि धारावाही नालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो इसमें प्रबल और एक समान क्षेत्र हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि ये विद्युत धारा ले जाने वाली परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र मजबूत और समान रूप से वितरित होता है। तो मजबूत मतलब प्रबल, और एक समान मतलब एक समान क्षेत्र में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आंत में पाई जाती है। बिल्ली का मुख्य कार्य छोटी आंत में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को अवशोषण करना है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि किसी छवि का आवेदन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है तो छवि कैसी बनेगी? तो जब धनात्मक होगा तो वास्तविक बनेगी, और ऋणात्मक होगा तो उल्टी आपको दिखाई देगी। जिस भी ऑप्शन में आपके वास्तविक और उल्टी होगी तो लिखा होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें बल से संबंधित पूछा गया था कि वे आप विपरीत दिशा में बल लग रहा है तो उसका क्या होगा? तो अगर बल को विस्थापन की लंबवत दिशा में लगाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, अगर किसी को लंबवत दिशा में आपको लगाया जाता है तो वो किया गया शून्य होगा। वहीं अगर बल को विस्थापन की विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो किया गया कार्य न्यूनतम ऋणात्मक होगा। तो ये ध्यान रखना है। और जो भी आपका ऑप्शन है उसको आपने ये पूछा था विपरीत दिशा वाला पूछा था कि लंबवत वाला पूछा था, तो विपरीत दिशा में आपका ऋणात्मक हो जाएगा और आपका लंबवत में शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, जब विपरीत दिशा में होंगे तो ऋणात्मक होगा और लंबवत होंगे तो शून्य कार्य हो जाएगा। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो ये है, ये सवाल पूछा गया था, आपकी न्यूमेरिकल आई थी वहाँ से 20 न्यूटन का बल दिया गया था, उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 40 जूल इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस धातु से अभिक्रिया नहीं करता? तो तांबा से। धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। तांबा एक निष्क्रिय धातु है, एक हवा से क्रिया करता है और वायुमंडल में हरापन ले लेता है, हवा से क्रिया करके या वायु से क्रिया करके। तांबा प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में हाइड्रोजन से नीचे है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही नीचे है, इसका कोई मतलब वो नहीं है, ज़्यादा क्रियाशील नहीं है ये। और अगला क्वेश्चन है अगर किसी सेल का विद्युत वोल्ट 4 वोल्ट है और इसमें 2 एम्पियर की धारा ली जाती है तो प्रतिरोध आर कितना होगा, कितने ओम होगा? तो ये पूछा गया था। तो V बराबर IR ये सूत्र रखना था, तो इसमें क्या आर निकालना था, तो आर इस साइड आ जाएगा, तो आर बराबर V/I हो जाएगा। तो V कितना है आपका 4/2, तो इसका 2 आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगर चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन 60 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका वजन लगभग कितना होगा? अगर उसका 60 न्यूटन, तो चंद्रमा और पृथ्वी, जैसे ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में किसी व्यक्ति का 60 किलो वजन है तो यहाँ पर चंद्रमा पर उसका कितना होगा? 10 किलो वजन। कितना हो जाएगा? 10 किलो, क्योंकि 1/6 पृथ्वी से कम होता है, 1/6 पृथ्वी पर भारी वजन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? जब किसका चंद्रमा पर पूछ रहा है ना, तो चंद्रमा पर 60 न्यूटन है, तो इससे जब 6 से गुणा करेंगे तो पृथ्वी एस का कितना हो जाएगा? 360 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि ये जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है और वायुमंडल दबाव कम है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है
कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति। अगर इंग्लिश में कहें तो इसको पावर, ठीक है, इसको शक्ति कहते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता नहीं बदलती। तो यदि पदार्थ और तापमान को स्थिर रखते हुए चालक का आकार बदल दिया जाए तो प्रतिरोध नहीं बदलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिरोध पदार्थ की प्रतिरोधकता लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर ना करे, उसके आकार पर निर्भर करती है, ठीक है, निर्भर नहीं करता है, ना कि उसके आकार पर, अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, ना कि उसके आकार पर, ठीक है। कोई वस्तु है, इसमें आप करंट दे रहे हैं तो इसकी आकार पर प्रतिरोधकता नहीं करती है, लेकिन इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई पर प्रतिरोध कार्य करता है, तो ये सही हो जाएगा आपका। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ठीक है, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, जो O3, ओजोन का सूत्र क्या होती है? O3 होता है। तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। यह वायुमंडल की समताप मंडल पर पाई जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये रीजनिंग की तरह पूछे गए थे, 1 और 2 इसके विकल्प सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये मैथ के कुछ अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन भेजे हैं, तो ये भी आपके देख लेते हैं। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इन संख्याओं का 8 का औसत m से कितना अधिक होगा? जैसे आपकी 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 5 आपकी मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसका संख्या कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें 3 और जोड़ो 6, 7, 8, फिर इनको जोड़ के जितना भी आपका योग आएगा उसको 8 से भाग देंगे, और जितना 3 से औसत अधिक आएगा तो आप इसमें कह देंगे। तो कितना अधिक आ रहा था? 1.5 औसत अधिक आ रहा था, तो आपका इतना ये सही हो जाएगा, 1.5। और एक पूछा गया था ये वाला, एड्स से क्वेश्चन था, एड्स से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था एड्स और गोनोरिया यह सब किससे होता है? तो दोनों ही यौन संचारित रोग हैं। एड्स भी आपके गलत यौन संबंध से हो जाता है, या इसमें सुई से हो जाता है, और गोनोरिया दिया था साथ में, तो ये यौन संबंधी बीमारी है, ये भी एड्स से होती है। और एड्स आपका वायरस से होता है और गोनोरिया आपका बैक्टीरिया से होता है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ये आपके क्वेश्चन आ जाता है, आ गए हैं, इनमें से निलंबन किससे बनता है? निलंबन आप जानते हैं ठोस और आपके गैस से बनता है, या द्रव और गैस से बनता है, तो आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही था? इसमें क्या सी ऑप्शन सही हो जाए। बाष्पीकरण, बाष्पीकरण किसमें होता है? ठीक है, तो बाष्पीकरण आपका किसमें होता है? द्रव और प्लाज्मा दोनों में हो जाएगा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें और दिए गए हैं, तो इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। तो ये बिल्कुल आपके जो टेक्नीशियन थर्ड शिफ्ट की है, ये उसमें पूछे गए थे। तो अब अभ्यास में जितने क्वेश्चन पूछे उतने बता दिए गए हैं, और भी जितनी शिफ्टें आने वाली हैं उसके भी जरूर बताएंगे। और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाई जाती है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद साथ।